पेज नंबर बताना कौन सा? 70। एपिथेलियल जो है जो टिश्यू, एक सेकंड में तो देखिए क्या बेटा बोलो, बता रहे हैं क्या? नहीं, मैं सब बताऊंगा बेटे, वहां तक पहुंचने दो। ठीक है बेटा, वही बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि कल हम लोग जब टिश्यू पढ़ा रहे थे तो रेस्पिरेशन पे बहुत ज्यादा डिस्कस हो चुका था। आप रेस्पिरेशन रेस्पायरेशन कुछ भी बोलते हैं, रेस्पिरेशन रेस्पायरेशन आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर होता है भाई। हम लोग तो ठेठ बिहारी हैं, हम लोग रेस्पायरेशन ही बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन ट्रांसपीरेशन नहीं बोलते, ट्रांसपायरेशन ही बोलते हैं। हम लोग का मदर टंग ही बेटा ऐसा है, तो इस तरह चलता है। रेस्पायरेशन होता है, रेस्पिरेशन नहीं होता। ठीक है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। जेएनयू में जो पीएचडी होल्डर हैं और जो पीएचडी एमफिल वाले बच्चों को पढ़ाते हैं आपके मधेपुरा और सहरसा के, एकदम बिल्कुल जो झाजी लोग नहीं है छीछा करके जो बोलते हैं, एकदम वो टोन। और आप विश्वास नहीं करिएगा ना, उनकी इंग्लिश भी वैसे नहीं होती है, लेकिन जब पढ़ाने के लिए बोर्ड पे जाते हैं ना तो खा जाते हैं दुनिया को। मदर टंग का क्या कर सकते हैं। अब जो साउथ इंडियन होंगे ना, वो उनका अपना अलग टोन होता है, वो इंग्लिश बोलेंगे तो दूसरी तरह से ही बोलेंगे। बंगाली लोग अलग से बोलते हैं, उनका एक टोन होता है, और ब्रिटिशर अपनी तरह से बोलते हैं। टोन, हाँ टोन हमारे जैसे नहीं बोल सकते, और हम लोग कोशिश भी नहीं करते उनकी तरफ बोलने का। चलिए देखिएगा, एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करते हैं, आज खत्म करेंगे किसी भी कीमत पे। बस आप लोग थोड़ा अपने क्वेश्चंस कम रखना प्लीज, जो समझा रहे हैं वो बताइएगा समझ में आएगा। तो बेटे दोनों है ना, हाथों को ऐसे ना, वो शत्रुघ्न सिन्हा कैसे ये कर लेता है, वो कपिल शर्मा से देखा नहीं, उसका हाथ निकलता है, इसका कोई हाथ निकालना। The covering protective tissue in the animal body are epithelial tissue. कवरिंग मतलब किसी भी चीज के ऊपर जो कवर, जैसे हमारी स्किन है, ठीक है, किसी भी हमारे बॉडी ऑर्गन के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के, एनिमल बॉडी के ऊपर जो आउटर कवर होता है, जो हमारी स्किन की टाइप की, उसी को हम लोग एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। मतलब हमारा जो ये स्किन है, जिस टिश्यू का बना है, उसको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि ये दो काम करता है, एक तो आपको प्रोटेक्शन देता है, और एक बॉडी ऑर्गन को दूसरे से अलग करने का काम करता है। मान लीजिए कि हमारी जो लीवर, हमारा जो लीवर है, हमारी जो किडनी है, लंग है, हमारा हार्ट है, उसको एक ऑर्गन से दूसरे से अलग करने के लिए वो एपिथेलियल टिश्यू बीच में होते हैं। हम जब माउथ अगर खोलते हैं तो हम बीच में ना, जो हमारी कंठ के दो सुराख होते हैं, आपने देखो बीच में एक है ना चमड़ी जैसी लगी होती थी, डिवाइडेशन, एक इधर होता है एक इधर होता है, यहाँ पर अंदर, तो वो जो बीच में वो लेयर लगी होती है, उसको वो भी एपिथेलियल टिश्यू का हिस्सा है। हमारे बॉडी पार्ट के अंदर दो काम जो भी टिश्यू करती है वो एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा काम? पहला कि किसी के ऊपर परत की तरह होना या लेयर की तरह होना प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरा एक बॉडी ऑर्गन को, हमारे शरीर के एक अंग को दूसरे से अलग करने के लिए, जो बीच में डिवाइडेशन जैसी होगी स्किन टाइप की, उसको एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? जैसे कि मैं बता रहा हूं, ये हमारा माउथ के अंदर का दो हिस्सा है ना, दो सुराख अलग अलग है, तो उनको अलग अलग करने के लिए। और हमारा जो लीवर है वो किडनी से, वो हमारे हार्ट से अलग है, हार्ट के ऊपर, और लीवर के साथ गॉल ब्लैडर है वो अलग है, हर चीज एक दूसरे से अलग। अब सिंपल सी बात में बता रहा हूं, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक वायर आपकी जा रही है, इलेक्ट्रिक वायर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। अब आपको उसमें ब्लैक और रेड कलर की, दो कलर के वायर दिख रहे होंगे, और दोनों के ऊपर क्या है? एपिथेलियल टिश्यू लगी है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, ठीक है? एपिथेलियल टिश्यू लगी है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग कैसे हुआ, कैसे क्यों हुआ? ड्यू टू एपिथेलियल टिश्यू। ये जो प्लास्टिक की जो दो कवर लगी हुई है, वो क्या कर रही है? पॉजिटिव और नेगेटिव जो अंदर वायर जा रही है मेटल की, उसको अलग अलग कर रही है ना।
एपिथेलियल टिश्यू का ये, अगर मान लीजिए लीवर के ऊपर कोई परत चढ़ी हुई है और किडनी के ऊपर भी चढ़ी हुई है, तो लीवर के ऊपर जो परत है वो किडनी के साथ टच में नहीं आने देती उसको, और किडनी के ऊपर भी एक परत चढ़ी हुई है, लेयर चढ़ी हुई है टिश्यू की। तो इसी तरह से ऐसा नहीं है ना कि मतलब एक चमड़ी सी बनी हुई स्किन जैसी और इधर लीवर है इधर किडनी, ऐसा नहीं होता। हर बॉडी ऑर्गन के ऊपर खुद ही एक लेयर होती है जो दूसरी किसी भी चीज से उसको अलग करती है। सिंपल। It also forms a barrier to keep different body systems separate. The skin, the lining of the mouth, the lining of blood vessels. आपको पता है खून के पाइप्स, 3 ब्लड वेसल के नाम बताइए जल्दी से। 4th क्लास में पढ़ाया मैंने। 4th क्लास के बच्चे उल्टी गिर देंगे, जल्दी बोलिए, बोलिए, सुन रहे हैं? हाँ, कैपिलरीज, बिल्कुल अच्छी बात है। आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी, 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। अब बेटा खून के जो पाइप होगा, ब्लड वेसल जो हमारी है, खून की जो नालियां होती है, पाइप्स, निश्चित रूप से वो पाइप होगा तो चारों तरफ से तो कोटेड होगा ना, तभी तो अंदर खून का प्रवाह होगा। अब ऐसा कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा खून कहीं गिर रहा है तो ग्लास में लेकर के पी ले। मैं आपको साइंस बता रहा हूं, मजाक की बात नहीं है। आप वो पी लोगे, वो किसी काम का नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। वो जो हमारा ब्लड होता है, सबसे पहले आप एक को कौन बच्चा बताएगा कि ब्लड बनता कहां है? 4th क्लास के बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, हमारे बॉडी में ब्लड कहां बनता है? एनीबॉडी, कोई बताइए बेटा। आप लोगों को बता रखा है मैंने। ओके, और कोई? शिवा, बेचारा ये बुरा मान जाए, बुरा नहीं मानो बेटा, बस एक क्वेश्चन छोटा सा, अगर आपको पता हो तो बता सकते हैं। हमारे बॉडी में ब्लड का कहां निर्माण होता है? मैं बुरा मान गया। विशाल, आपको पता है बेटा? अरे यार, बोन मैरो में हमारी, थैंक यू, कैरी ऑन। हमारी जो भी बोन्स होती है ना, जैसे देखिए जो बर्ड्स होती है उसकी जो हड्डी होती है ना पांव की, जैसे जो पंजे की, वो खोखली होती है, और नेचर ने उसकी बोन्स को इसलिए होलो या खोखला बनाया ताकि वो लाइट वेट रहे, हल्की रहे। दुनिया की कोई भी बर्ड है ना जो उड़ती है, वो इसीलिए उड़ सकती है क्योंकि हल्की है। ऑस्ट्रिच इसलिए नहीं उड़ सकती, मैं बता रहा हूं, ऑस्ट्रिच इसलिए नहीं उड़ सकती क्योंकि उसका वेट ज्यादा होता है। बात समझ रहे? पेंगुइन इसलिए नहीं उड़ सकता क्योंकि एक तो फ्लिपर हो गया, उसके पास पंख होते भी नहीं है, और मैं आपको दूसरा बताऊं, एक दो और है, की भी है, तो इसलिए नहीं उड़ सकती क्योंकि उसका वेट ज्यादा होता है। समझ रहे? तो हमारी जो भी एनिमल्स है उनका जो बोन होता है अंदर से खोखला नहीं होता, इसके अंदर कार्टिलेज भरा होता है और साथ ही साथ बोन मैरो भरा होता है। एनिमल्स की बात कर रहा हूं, एनिमल्स का, सॉरी हो सकता है मैं गलती से बोल गया हूं। जो भी एनिमल्स और जैसे कि इंसान होते हैं, हमारा जो ये कहीं का भी हड्डी आप काटोगे तो हड्डी है ना खोखली नहीं होगी, आप उसको कट करोगे, अगर कभी ऐसा करना मत, मतलब कि अगर देखो तो उसके अंदर देखेंगे ना तो मांस जैसा चीज आपको अंदर भरा हुआ मिलेगा, जेली टाइप, उसको कार्टिलेज कहते हैं, पहली बात। और ज्वाइंट्स, ये तो ज्वाइंट्स के पास कार्टिलेज मिलेगा, लेकिन हड्डियों के अंदर, बीच में हड्डी के अंदर, बोन के अंदर बेटा आप देखोगे तो बोन मैरो होता है। फीमर जो हमारी जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, आपको पता है ह्यूमन बॉडी में, उसको कट करते हैं ना तो वहां पे बोन मैरो आपको सबसे अच्छा वहां पे क्योंकि डेवलप मिलता है। बोन मैरो के अंदर ही, जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं, हमारे अस्थि मज्जा, हमारे किसी भी बोन के अंदर बीचों बीच में बोन मैरो होता है, जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। एक सेकेंड, बीच में नहीं, उस अस्थि मज्जा के अंदर या बोन मैरो के अंदर ही आरबीसी सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और वहीं पे ब्लड का निर्माण होता है। मैं कहां पर था और कहां चला गया? चलो ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उन्होंने तो सुना भी नहीं, कोई बात नहीं, रहने, वो बोल दिया ना मैंने, उन्होंने सुना भी नहीं मैंने क्या बोला, छोटा टा, हम नहीं सुनते। कहाँ होता है? आरबीसी सेल्स होते हैं बेटा, वो खुद ही ब्लड बनाने का काम करते हैं, और वो सेल्स बेटा, आरबीसी जो सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में जो सेल्स होते हैं वहीं पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, वहीं पे बन सकता है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अगर किसी आदमी को एनीमिया हो गया, मेरे भाई को हुआ था सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया का मतलब होता है हमारे बॉडी में ब्लड की एक्सेस कमी, बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। ये मोस्टली बेटा लेडीज लोगों में होता है, जो वुमेन्स होती हैं, जैसे जब वो प्रेग्नेंट हो तो होता क्या है ना कि ज्यादा ब्लड लॉस होता है,
अब जितनी भी लड़कियां होती हैं बॉयज की कंपेरेटिवली उनमें 1.5 लीटर खून कम होता है, और ये साइंस का फैक्ट है। इसी कारण से क्या होता है कि गर्ल्स फिजिकली थोड़ी कम स्ट्रांग होती है बॉयज। बस मेरे अब देखिए उसमें क्या है, तो कभी भी मेंस के अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मोस्टली नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा अगर न्यूट्रिशन का अभाव है तो आपको एनीमिया हो सकता है। मेरे भाई को हुआ था, खाने पीने का ध्यान नहीं दे रहा था, वो आया, मैं उसको लेके गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर, मुझे पता था इस कॉन्सेप्ट के बारे में, डॉक्टर ने बोला कि मुझे लग रहा है कि बोन मैरो में कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपका ब्लड नहीं बनता, अगर मान लीजिए कि आपके अंदर खून की कमी है, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको कहेगा अच्छे पौष्टिक खाना खाओ, आपको इंजेक्शन लगाएगा, आपको आयरन की गोलियां देगा, तरह तरह की मेडिसिन देगा जिससे कि ब्लड फॉर्मेशन हो, ठीक है। और मोस्टली अगर जिसको भी ब्लड की प्रॉब्लम होती है तो वो या तो पालक ज्यादा खाते हैं, नहीं तो अनार का जूस पीते हैं, तो उसमें ज्यादा आयरन होता है, और आयरन से हीमोग्लोबिन और ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो डॉक्टर ने कहा कि हमें एक जांच करनी पड़ेगी जो कि बोन मैरो का टेस्ट होगा, और बोन मैरो के टेस्ट के लिए क्या होता है कि जो सुई होती है ना, वो आपके हड्डी के अंदर डाली जाती है, बोन के अंदर, और बोन के अंदर जाएगी तो बोन के अंदर ही तो बोन मैरो है आपका, उस मसल तक वो सुई जानी चाहिए। और वो जो सुई होती है वो ऐसे नहीं होती, वो ड्रिल की जैसी होती है जी, तो ड्रिल की तरह करते हैं। और वो यहाँ तो ये जो सीना होता है ना, ये कहीं भी वो जो जहां सबसे सॉफ्ट होगा, जहां आसानी से आपको दर्द कम हो, वहां पे डालते हैं। मेरे भाई के यहाँ पे डाली थी, और बिल्कुल ये बेहोश करके नहीं, सामने से डालिए, सैंपल लिया, लेकिन बोन मैरो नहीं हुआ। अगर बोन मैरो में प्रॉब्लम होगी, मान लीजिए भगवान ना करे किसी भी पाकिस्तानी का ही नाम लेंगे, हिंदुस्तानी तो मेरे सारे भाई हैं, अगर बोन मैरो की प्रॉब्लम होगी तो पता है क्या है, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। मैंने नाम लिया, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने भी जा रहे हैं। मेरी बात सुनो, एम्स दिल्ली में अभी ये सुविधा है, इंडिया में केवल 2-4 हॉस्पिटल, अब तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में सुविधा है, आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाएगा। फॉरेन कंट्री में भी होता है, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है उस तरह बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाएगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने का मतलब ये है कि आपके बोन मैरो से तो ब्लड बन ही नहीं रहा, तो क्या होगा कि अब किसी एक ऐसे हेल्दी पर्सन का बोन मैरो का कोई टिश्यू लिया जाएगा, सैंपल, और वो ट्रांसप्लांट करके आपके सेल में वहां पे स्टेबलाइज किया जाएगा। धीरे धीरे वो ग्रोथ करके आपको सेल डिवीजन पता है, मल्टीप्लाई होता जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा आरबीसी सेल बनाएगा और ब्लड बनने लगेगा। मेरी जो सिस्टर बड़ी वाली है, तो उनके कोई जेठ थे, मेरे जीजा के बड़े भाई, तो उनको बोन मैरो की प्रॉब्लम थी, ठीक है, और बहुत इलाज चला, नहीं हुआ, डेथ कर गया, ओनली 40 ईयर के एज। वरना खून ही नहीं बनेगा तो क्या करेंगे। और ये मत सोचिए आपके अंदर खून नहीं बन रहा है तो आप डायरेक्ट खून केवल आप चढ़वाते जाएं, ये ऐसा नहीं होता, जो नेचुरली होता है वो तो उसी तरह से। जी बोलिए। देखो बेटा, उतना तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, एक सेकंड बोल रहे, समझाएंगा, बोलिए, बोलो, तुम बोलो क्या करें। आप बोल रहे हो हड्डी के अंदर, हाँ बिल्कुल, आप अभी इस क्लास में तो नहीं, लेकिन अगर वो मैं आपको बताऊंगा, अभी लखवीर सिंह की बुक अगर बायोलॉजी निकाल दो तो उसमें दिखा देंगे आपको बोन मैरो, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता, टाइम बर्बाद होगा, बाद में आपको देंगे मौका, देख लीजिए। बोलिए। नहीं, एक एज तो एडल्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे बच्चों का उतना सीवियर ऑपरेशन नहीं कर सकते, अगर क्योंकि अगर मेरा बोन मैरो अगर किसी को ट्रांसप्लांट करना है तो हड्डी को ड्रिल करना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं कितना बड़ा ऑपरेशन। अगर आपको ट्रांसप्लांट करना है तो मतलब मेरा भी ऑपरेशन होगा और आपका भी होगा, समझ रहे हैं ना, तो ये बड़ा ही, ये माना जाता है कि जो कम एज के बच्चे हैं, जैसे एडल्ट नहीं है, तो उनकी बॉडी में इतना स्टेमिना या शक्ति सहन करने की नहीं होती। बेशक आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बॉडी को शॉक लग सकता है, आपके ब्रेन को शॉक लग सकता है दर्द के चलते। जी नहीं 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 नहीं, वो आप डिपेंड करता है कि क्या कहते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, केवल सेम ब्लड ग्रुप से ही नहीं होता, जैसे कि किडनी का ट्रांसप्लांट करना हो तो सेम ब्लड ग्रुप का ही हो जाए, किडनी मिल जाए, ऐसा कुछ, उसमें और भी कुछ देखते हैं, आई डोंट नो, लेकिन ब्लड ग्रुप तो सेम होना ही चाहिए, ठीक है। इतना टेक्निकल, अब आई एम नॉट अ डॉक्टर, ठीक है ना, तो मैं टेक्निकली उतना तो नहीं बता सकता, लेकिन बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, हेल्दी पर्सन होना चाहिए, और निश्चित रूप से बेटा अगर ब्लड ग्रुप तो सेम होना ही चाहिए, हेल्दी, कोई जरूरी नहीं है कि आपके फैमिली मेंबर, लेकिन दूसरा कोई देगा भी तो नहीं। मैं वो पॉजिटिव हूँ,
हाँ ओ पॉजिटिव में भी यूनिवर्सल डोनर, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम बता रहे हैं होता क्या है, लैंडस्टीनर ने इस चीज की ब्लड ग्रुप्स की खोज की। लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट है, बता रहे एक बार उन्हें ना ताऊ ने जाने दे जरा। आप लोगों को शायद 10th क्लास में पढ़ना हो ब्लड ग्रुप्स में, और वहां पर भी बेटा बहुत कम पढ़ना है, जैसे 12th में जाएंगे तो ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। और साइंस एक ऐसा सागर, आप जितना पढ़े आनंद आएगा, बहुत मजेदार चीज है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप, हर ब्लड में एक एंटीजन भी होता है और एंटीबॉडी वो भी होता है। अगर मान लीजिए कि आप जैसे ओ पॉजिटिव की बात कर रहे हो, जैसे मेरा भी ओ पॉजिटिव, मेरे खानदान में सबका ओ पॉजिटिव है, मेरे भाई बहन माँ बाप सबका, पूरे खानदान का ओ पॉजिटिव। एक सेकंड, आज भी टिश्यू कराने तो देंगे नहीं आप लोग पूरे खानदान को। तो उसमें क्या होता है कि हर ब्लड में एक एंटीजन होता है। अगर आप सेम तरह का अगर ब्लड ग्रुप ना दे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर बेटा आपका जो ब्लड ग्रुप है अगर दूसरे तरह का ब्लड आपके अंदर ट्रांसमिट कर दिया जाए, तो क्या होगा, हर ब्लड के अंदर जो एंटीजन होगा ना, अभी यार एक तो कर रहे हैं तो पहले हाथ उठाते, बेटा रुक जाओ, ब्रेक लगाओ बेटे, ऐसे थोड़ी होता है, एक्सीडेंट हो जाए बेटे। अगर मान लीजिए कि आप ओ नेगेटिव हो, स्पेशल केस ओ पॉजिटिव का मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये तो क्लियर करते हैं कि आखिर क्यों इस ब्लड का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ब्लड में ये कॉन्सेप्ट है कि हर ब्लड में एक एंटीजन और एंटीबॉडी, ये सब सारी चीजें होती है। अगर मान लीजिए कि आप ए प्लस या ए बी वाले या बी किसी भी ग्रुप के हैं, आपको कोई दूसरे तरह का ब्लड अगर चढ़ा दिया जाए, तो जो ब्लड चढ़ेगा ना, वो आपके बॉडी में जो पहले से ब्लड है उसके साथ चिपकने लगेगा। अब वो ब्लड चिपकने लगेगा मतलब कि एंटीजन एक दूसरे है ना, क्लॉटिंग होने लगेगी ब्लड की। हाँ, ब्लड गाढ़ा होने लगेगा। क्लॉटिंग मतलब जमना, खून का थक्का जम जाना। और खून का थक्का जमेगा तो आपका जो आर्टरीज है जो ब्लॉक होगी, और उसके बाद वो ब्रास्ट कर सके जाएगी और आप मर सकते। ठीक है, ओ पॉजिटिव जो मेरा ब्लड है, मैं दुनिया में किसी भी आदमी को, किसी भी तरह के आदमी को अपना खून दे सकता हूं। इसलिए दे सकता हूं क्योंकि मेरा मतलब कि ओ पॉजिटिव, सॉरी मैं अपनी बड़ाई ले रहा हूं तो ओ पॉजिटिव ब्लड वाले जो होते हैं ना, उनके अंदर ये एंटीजन नहीं होता। मतलब कि यूनिवर्सल डोनर इसलिए ताकि उनका जो एंटीजन है ना, एक्सेप्टेबल सब चीज के लिए होता है। आप किसी भी ब्लड ग्रुप के हो, मेरा जो एंटीजन होगा अगर आपके बॉडी में जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से बिल्कुल जीरो ब्लड तो हो ही नहीं सकता किसी में। आप में अगर ब्लड की आपको जरूरत है तो पहले से कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, जीवन तो सांसें तो चली रही हैं। और उसके बाद एक्स्ट्रा ब्लड जो मैं आपको डोनेट करूंगा, तो मेरा जो ब्लड के अंदर जो एंटीजन होता है जो कि रिएक्ट करता है दूसरे के ब्लड के पार्टिकल्स के साथ, वो स्टिच नहीं होगा और क्लॉटिंग नहीं करेगा। इसलिए यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव वाले को करते हैं जी। हैं इतना याद नहीं आ रहा, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, लेकिन वो पॉजिटिव याद है। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ जी बोलिए। नहीं, उसमें एंटीजन का ही फंडा है, समझ रहे ना, कि एंटीजन या तो चिपक जाएगा स्टिच करके, क्लॉटिंग कर सकता है, और वो पॉजिटिव वाले का जो ब्लड होता है ना, वो क्लॉटिंग नहीं करता, किसी रिएक्ट नहीं करेगा किसी भी ग्रुप से। इसका याद नहीं आ रहा, मैं आपको मालूम, ठीक है ना। तो मैं ऐसे कैसे कुछ भी बोल के निकल जाऊं, अभी याद नहीं आ रहा, वो दिन पहले पढ़ा हुआ था। ये आप लोग के 9th में है चैप्टर क्या? नहीं, कोई बात नहीं, मैं अब वो ये है ना, मंडे को एक बार मेरे को मैसेज करके रिमाइंड कराना, ठीक है? मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ये पूरा ब्लड ग्रुप अच्छे से समझो। हाँ बेटा छुट्टी, मैं चैप्टर कराऊं। थैंक यू। आजादी मिलेगी आप लोगों को, 15 अगस्त के बाद आजादी मिलेगी। थोड़ा चैप्टर कर ले। देखिएगा, the skin and lining of the mouth, the lining of blood vessels, lungs, alveoli and kidney tubules are all made of epithelial tissue। देखिए बेटा, लंग एल्यूवेली का मतलब ये है
कि हमारा लंग्स है ना एक दूसरे से अलग अलग होता है। एक फेफड़ा अलग है, दूसरा फेफड़ा अलग है। ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों, हमारा जो हार्ट भी आपको पता है 4 चेंबर होते हैं, 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल। 2 नीचे वेंट्रिकल होते हैं, ऊपर 2 ऑरिकल होते हैं। हमारा हार्ट भी जो लंग है वो भी राइट और लेफ्ट 2 अलग अलग होता है। तो ये जो आपने पूछा था लंग्स एल्वेली, ये क्या है कि ये भी एक तरह का एपिथेलियल टिश्यू ही होता है जो लंग्स के ऊपर, मतलब कि लंग्स के 2 लंग्स के बीच में डिवाइडेशन का काम करता है। राइट और लेफ्ट जो हमारा लंग है दोनों को अलग अलग करके रखेगा, ठीक है। और लंग्स के बारे में अभी मैं ज्यादा उस चक्कर में नहीं पढ़ने वाला हूं कि राइट का काम क्या है, लेफ्ट का काम क्या है, बताऊंगा भी नहीं जी, इसीलिए नहीं बताऊंगा। अब थोड़ा कर तो लेने दीजिए टिश्यू के ऊपर। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस सील। ये टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब कि इनके बीच में कोई लूजनेस नहीं होती, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल एकदम सॉलिड होते हैं, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं है कहीं नहीं है, कहीं है फिर आगे प्रेजेंट हो गया फिर बीच में एब्सेंट है, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा एक कंटिन्यूअस सीरीज होगी, लेयर होगा पूरा। आप खुद सोचो ना, अगर लीवर के चारों तरफ नहीं है, थोड़ी जगह है और थोड़ी जगह नहीं है, तो लीवर को फिर कैसे अलग करेगा दूसरे बॉडी ऑर्गन से? तो ये कंटिन्यूअस पूरे सीरीज में होता है। अगर लीवर के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू है, अगर हमारे बॉडी के ऊपर पूरा स्किन, आप खुद सोचो ना, प्रैक्टिकल सोचो, हमारा स्किन पूरे बॉडी पे, अब यहाँ पर और यहाँ ना अंदर बोन मेरो दिखने लगे, तो मच्छर सीधे बोन मेरो से डायरेक्ट बोलेगा भाई यहाँ का खून क्यों पिएंगे, डायरेक्ट वहीं से क्या कहते हैं आरबीआई चलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे निकालते हैं समझ रहे हैं ना। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज होता है, पूरा का पूरा लेयर होगा, कहीं ब्रेकडाउन या ब्रोकेज नहीं होता। फिर से बोलिए। चोट ले जाती है या कट जाता है, स्किन वो टिश्यू होती है ना बेटा, सेल है ना, सेल उसको कवर कर लेते हैं, वहां पे सेल डेवलप हो जाते हैं हमारे। खुरंड, वो तो बेटा इन्फेक्शन होता है ना, क्योंकि बाहर में बैक्टीरियाज हैं और बैक्टीरिया आपके ओपन स्किन के अंदर, ये स्किन तो प्रोटेक्शन दे रहा है, ये एपिथेलियल टिश्यू है जो किसी, इसीलिए भगवान ने हमको दी। आप यार, टाइट का मतलब ये थोड़ी है बेटे कि ऐसा हो, क्या है मैंने, अब समझने की कोशिश करिए। टाइट का मतलब है ना कि उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस का अभाव हो, वही मैं आगे बता रहा हूं। हाँ तो फिर क्या ओपन, बताओ ना, ठीक है। चलिए सुनिए, फिर ज्ञान लीजिए। बता रहे हैं बेटा, क्लॉटिंग को खुरंड कहते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग को खुरंड कहेंगे, समझने की कोशिश। अच्छा बात है, हमारे पास ऐसे स्टूडेंट है ना जो मेरा खून पीने के लिए हमेशा तैयार है, मच्छर की तरह। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ कट लग गया हमें, तो आपने देखा होगा कि आपको कुछ भी नहीं करना, थोड़ी देर उसको ना बस इस तरह प्रेस करके दबा के रखना 2 मिनट तक। अगर बहुत बड़ा अगर कट हुआ हो तब आपको ये दिक्कत होगी, क्योंकि ब्लीडिंग रुकती नहीं है। ब्लीडिंग थोड़े बहुत जो खरोंच लगे, छोटा सा कट हो तो ब्लीडिंग रुक जाएगी थोड़ी देर में। और क्यों रुकती मैं आपको बता दूं, हमारे अंदर व्हाइट ब्लड सेल होता है। व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, उसका 2 काम होता है मेन। पहला काम, उसमें एंटीबॉडी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी होती है वो व्हाइट ब्लड सेल के अंदर होती है। और दूसरा कि किसी भी तरह की हमारी ब्लीडिंग हो रही है, खून का रिसाव हो रहा है, बह रहा है, तो वहां पर वो तुरंत व्हाइट ब्लड सेल पहुंचता है, ठीक है। और उसके थ्रोम्बोस्टिन नाम का एक कंपोनेंट होता है, एक केमिकल है जो व्हाइट ब्लड सेल में होता है। वो क्या करता है कि वहां पर जा करके एक के ऊपर वो चिपकने लगता है जहां ओपन कहीं भी कट होता है। और थोड़ी देर में देखोगे कि आप कर करके वो खून है ना जम सा जाता है वहां पर, और आपका वो रिसाव रुक जाता है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल के चलते वो खून का रिसाव रुकता है। हाँ, लेकिन जिनके अंदर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट, आपने देखा होगा जब खून अगर कट लग जाए ना तो जल्दी खून रुकता नहीं, उनका बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा वो डेंजरस काम हो जाता है। तो उसमें तरह तरह के मेडिसिन यूज की जाती है,
क्योंकि इसमें व्हाइट ब्लड सेल उतना आपका काम नहीं कर पाता। व्हाइट ब्लड सेल जो थ्रोम्बोसिन बनाता है वो बनाने की कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है, जिसके चलते वो जो ब्लड की क्लोटिंग नॉर्मली हमारी आपकी हो जाती है, सबकी नहीं हो पाती, जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है। तो बेटा स्टिचेज लगती है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, जो केमिकल्स लगाते हैं जैसे बीटाडाइन, ये सब चीजें होती है, ठीक है। हाँ तो देखिए क्या होता है ना कि हमारे हमारा जो स्किन है, इसके इस स्किन के लेयर के अंदर आर्टरीज और वेन्स होती है। आपको जैसा पता, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी कोई ऐसा जरूरी नहीं कि लंग्स के इधर, बॉडी के हर हिस्से तक होती है। जैसा कि हमारा नर्व्स, न्यूरॉन जो होता है, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन मतलब बेटा ऐसा वायर टाइप का पाइप जैसा जो पूरे शरीर में होता है, हर जगह, बहुत ही पतला, बालों से भी महीन होता है। अब सोचो हमारे बाल हैं, इससे भी महीन कितना पतला हो, ऐसी वायरिंग होती है। लेकिन हमारा ये जो ब्लड सेल वेसल्स होता है, आर्टरी, कैपिलरी, वेन्स, ये थोड़ा मोटा होता है उससे। तो हमारी स्किन जैसे ऊपर से खुरच गई ना, लेकिन वो अंदर तक नहीं गई। जैसे कि ज्यादा डीप अगर चोट नहीं लगा, कट नहीं लगा है, तो ब्लीडिंग नहीं होती है, वो थोड़ा सा इसी तरह रह जाता है। हाँ, जैसे बेटे मैं पाइप से मार दूं ना तो लाल पीले काले हो जाएंगे, खून नहीं निकलेगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि बेटा ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी ना। मैं मारूंगा, देखिए अगर कोई आपको कौन मारेगा, इतने डोले वाले मैं ही मारूंगा, और कौन मारेगा, या मम्मी पापा मारेंगे। तो अगर मान लीजिए मैंने आपको या किसी ने बीट किया, तो आपने देखा होगा ना, नील पड़ गया भाई, बिट्टे नील पड़ गया रे, ऐसे नहीं बोलते छोटे बच्चे जोश में आ गए। तो नील पता है क्या होता है, ब्लड जम जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग, इंटरनल क्लॉटिंग हो गई। अब ये क्वेश्चन है कि सर तो वहां पर नील क्यों नहीं पड़ा जब आपको चीरा लगा, तो वहां भी नीला होना चाहिए था, खुरंड क्यों आई। तो होता क्या है ना, जब ब्लड निकलता है ना, तो बिल्कुल सही बात, लेकिन उसके पीछे भी साइंस है ना। देखिए होता क्या है कि जब आपको किसी तरह की बीटिंग की जाए, अगर चोट लगे, तो अंदर ही जो ब्लड वेसल से ब्लड बह रहा है ना, एक ही जगह, वहां पर क्या होता है, वो सेल्स मर जाते हैं, और उस एक जगह हिस्से पे ही क्या होता है, सेल्स के मर जाने मतलब डेड हो जाने के चलते वो एक ब्लॉकेज हो जाता है वहां पर, कि जहां पर आपको चोट लगी है वहां पर वो ब्लॉकेज होगा। लेकिन याद रखिएगा ये परमानेंट नहीं होता। अगर नील है तो कुछ दिन में नील ले, फिर पीले भी होंगे, फिर लाल भी होंगे, फिर सफेद भी हो जाएंगे। तो मतलब कि जब तक वहां नील पड़ने का मतलब वहां ऑक्सीजन नहीं है, बात समझ रहे हैं ना, ऑक्सीजन की सप्लाई वहां खत्म हो गई, याद रखिएगा। जैसे जैसे वहां धीरे धीरे, अब अपना हमारा जो बॉडी है ना, हमारा शरीर खुद ब खुद अपने हर तरह की इंटरनल इंजरी को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करता है। भगवान ने ऐसा अंदर डॉक्टर, इंजीनियर सब बना के बैठ रखा है, ठीक है। इंटरनल बिल्डिंग में आपको बताता हूँ, पहले इसको बता दें। तो इंटरनल क्लॉटिंग का मतलब क्या है कि हमारे शरीर के अंदर वो जब चोट लगी ना, तो वहां पे हमारा जो ब्लड है मेन काम क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर के चलता है। कल बताया था ना आपको कि उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब वहां चोट लगी ना, तो वहां जो आरबीसी जो सेल थी कुछ डेड हो गई। अब जो फ्लो था वहां फ्लो में है ना, एक बैरियर हो गया। बैरियर किसने आपसे पूछा था, बैरियर हो गया मतलब वहां रोक हो गई, आगे नहीं बढ़ पा रहा उनका फ्लो, एक ही होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे 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 वहां से क्या होता है, हमारे सेल्स और फिर डेवलप होने, मल्टीप्लाई होने लगेंगे, तुरंत बन जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता। और धीरे धीरे जब तक बने तो फिर वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इंटरनल ब्लीडिंग तब होती है निकिता जी, जब हमारे अंदर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। मैंने कल बताया था कि अगर मान लीजिए हमारे आर्टरीज, आर्टरी मतलब जो कि केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती है, तुम्हें समझ में आ रहा है मुस्कान साहब? तो अगर किसी भी तरह से उसमें ब्लॉकेज हो जाए, जो मोस्टली कोलेस्ट्रॉल या फैट के कारण होता है, अगर बहुत ज्यादा फैट यूज करते हैं, या बॉडी में किसी का होता है फैट ज्यादा स्टोर होता ही है, कुछ भी खाया उसको फैट लग जाएगा, मतलब फैट स्टोर हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, हमारी आर्टरी जो होती है उसे ब्लॉकेज होता है। अब एक इंसान जो अच्छा हेल्दी फूड लेता है, एक्सरसाइज करता है, या मेरी जैसा कुपोषित आदमी, ठीक है, तो क्या होगा ना कि वहां ब्लॉकेज नहीं होगी। ब्लॉकेज नहीं होगी क्योंकि हम लोग उस तरह का खाना ही नहीं खाते, मक्खन में खाता नहीं, घी में खाता नहीं, किसी भी तरह की चिकन है। मैं ऐसा नहीं कि मैं सच में बचपन से नहीं खाता, मेरे आदत ही नहीं खाने की,
सूखी, बिल्कुल प्लेन सूखी रोटी, कभी वो बटर वटर नहीं लगाते हम। तो इससे क्या होता है कि ब्लॉकेज हम लोग का तो होगा नहीं, जब जाएंगे तो प्राण पखेरु ऐसे ही उड़ेंगे, छल्ले नहीं डलवाएंगे हम लोग। तो होता क्या है कि हमारी जो आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के चलते क्या होता है कि आर्टरी में ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अब कोई चीज मान लीजिए पाइप है, अगर ब्लॉकेज हो गया तो पानी का फोर्स उसे या खून का जो फ्लो निकलना चाहेगा ना, निकलने के चलते आर्टरीज पे दीवारों पे ज्यादा दबाव पड़ेगा और फट जाएगी। उसी को इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब है बेटा, यहाँ कट लगा तो बाहर खून निकल गया ना। और इंटरनल ब्लीडिंग तब होती है जब अंदरूनी चोट हमको लगी हो, या तो वो हार्ट के वो आर्टरी के ब्लॉकेज के चलते हमारी आर्टरी फट जाए तो खून तो बहेगा ही पूरा, ठीक है, और उस ब्लॉकेज को रोकना बहुत ही मुश्किल है। इंटरनल ब्लीडिंग में तुरंत इमीडिएटली ऑपरेशन करके पूरा का पूरा आर्टरी को सिलना पड़ेगा, या वहां पे छल्ले डालने पड़ेंगे, जो आर्टिफिशियल जो पाइप डालने पड़ते हैं। जी अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, आज 5th क्लास वालों से पूछिएगा, पूरा ब्रेन पढ़ा दिया उनको। सर आपकी बहुत समझा रहे थे ना, नींद पड़ जाता है, हमें चोट लग जाती है, उससे चोट की देखिए सुनिए, ठीक है, अच्छी क्वेश्चन है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, 10th क्लास भी सुन लेंगे कि हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह के टिश्यू से बनता है, सेल से। इमीडिएटली रिप्लाई दीजिए, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पूरा पढ़ा दिया है। हमारा ब्रेन किस तरह के सेल है, बेटा लाइट जलाओ, लक्ष्मी दिख नहीं रही, जलाओ, लक्ष्मी माता लोग दिखनी चाहिए। हाँ, अब लक्ष्मी दिख रही। ब्रेन किस टिश्यू से बनता है या सेल? नाइस रिप्लाई, चलिए जान दीजिए, कोई बात। आ रहा हूं, आप रिप्लाई करना चाहोगे हमारा ब्रेन किस टिश्यू से बनता है? आ रहा हूं, आवाज आ रही है आपको? एनी आइडिया? चलो ठीक है, मैं बता। ओके, न्यूरॉन टिश्यू से बनती है, ठीक है। जिस चीज पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वो गलत है। कॉन्फिडेंस तो नहीं था, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात। न्यूरॉन जो होता है ना, हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम 3 चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है, 3 चीजों से। एक होता है न्यूरॉन सेल या नर्व सेल भी कहते हैं उसको, दूसरा हमारा ब्रेन, और तीसरा स्पाइनल कोड, ठीक है। स्पाइनल कोड हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है पीछे, उसके बीच में जो मांस का पाइप जैसा होता है, वो आपको ऐसे नहीं दिखेगा, ठीक है, उसको स्पाइनल कोड कहते हैं, जो ब्रेन में कनेक्टेड होता है ब्रेन से। हमारा ब्रेन आपको पता ही है, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था ब्रेन, तो ब्रेन, स्पाइनल कोड और मेरा पूरा का पूरा नर्व्स जितने भी हैं, सारे के सारे नर्व सेल कह लो या न्यूरॉन, नर्व सेल को ही न्यूरॉन कहते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा ब्रेन न्यूरॉन या नर्व सेल से बनता है। और बेटा आपको पता है नर्व सेल से बनता है, मतलब नर्व सेल मिलकर के कौन सा टिश्यू बनाएंगे? नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू बनाएंगे। और नर्व टिश्यू ये हमारा पूरा का पूरा एक ब्रेन नाम का ऑर्गन बनाता है। आपने न्यूरो सर्जन के बारे में सुना होगा, या न्यूरोलॉजिस्ट, जो न्यूरॉन का इलाज करते हैं। मतलब अगर आपको ब्रेन हैमरेज, अभी ब्रेन हैमरेज क्या होता है आपने बहुत बार सुना, ब्रेन हैमरेज हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया। ब्रेन हैमरेज का मतलब ये होता है कि हमारे ब्रेन की कोई भी टिश्यू या जो नसें होती हैं, मतलब कि जो भी न्यूरॉन के अंदर कोई भी तरह का ब्रोकन हो जाए या ब्रोकेज टूट फूट हो जाए या कोई डैमेज हो जाए, उसी को ब्रेन हैमरेज करते हैं। तो जो न्यूरो सर्जन होते हैं, दो न्यूरोलॉजिस्ट वो होते हैं जो केवल ब्रेन का केवल मेडिसिन देके इलाज करते हैं, दवा केवल लिखते हैं। और न्यूरो सर्जन वो होते हैं जो चीर फाड़ करेंगे, आपके स्कल के अंदर कट लगा के ब्रेन के अंदर जाकर के वो नसें या न्यूरॉन पाइप्स देखेंगे, सेल्स देखेंगे कहां पे क्या प्रॉब्लम है। और आपको मैं बता दूं, एक न्यूरो सर्जन किसी साइंटिस्ट से छोटा नहीं होता, मान के चलिए वैज्ञानिक ही है भाई। इतना कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन का ऑपरेशन होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप लोग कभी डिस्कवरी देखें, कभी ज्ञान की चीजें, तो वहां पे बिल्कुल खोल देते हैं बिल्कुल ब्रेन को, खोपड़ी को, और अंदर जाके किस तरह सर्जरी करते हो दिखाते हैं। आपके घर में भी भगवान ना करे, दुश्मन के घर में, पाकिस्तानी के घर में अगर कहीं कोई ऑपरेशन हो रहा हो, ठीक है ना, पता है क्या, हमें भाई ब्राह्मण आदमी,
जवान पे कब कौन सी सरस होती है और किसके कब जवान किसके लग जाए, इसलिए मैं कभी उल्टा नहीं बोलना चाहता, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए अब पाकिस्तान का जाए, पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाए, हमारे बाबू का क्या जाता है। तो वहां पर क्या होता है बेटा, कोई ऑपरेशन होना तो फैमिली मेंबर को पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करके बाहर दिखाते हैं। ये जो ज्यादा रेपुटेटेड हॉस्पिटल होते हैं, इसलिए आपका किडनी का ऑपरेशन हो रहा हो या स्टोन का ऑपरेशन तो दिखाते हैं बाहर, आपके फैमिली मेंबर टीवी पे देख सकते हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, हाँ मेरी मदर का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा था तो बाहर दिखा रहे थे, इसलिए ताकि आप जाके क्लेम ना कर सको कि कहीं कोई इंटरनल बॉडी ऑर्गन किसी ने स्टोलन कर लिया, चुरा लिया। ये भी तो होता है ना, ये अपने सेफ्टी के लिए करते हैं। तो उसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से वो न्यूरॉन को, टिश्यू को काट काट के वहां पर जाकर के उसका ऑपरेशन किया जाता है। हाँ, आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझ पाया, मैं तो पूरा भूल गया, मैं क्वेश्चन ही याद नहीं, किसी ने क्या क्वेश्चन किया, क्या प्रेम, इंटरनल ब्लीडिंग, हाँ बोलिए। नहीं 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 नहीं, किसने कहा ब्लड कभी भी किसी में ज्यादा और कम नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये देख रहे हैं मुट्ठी ना, ऐसे कस के पीछे इसको और ऐसे छोड़ दो। आपको ये रेड दिख रहा है ना, मेरे में खून की थोड़ी कमी हो गई ना, आप लोग खून ज्यादा पीते हो, ठीक है। नहीं तो जो है ना ज्यादा मतलब पौष्टिक खाना खाते हैं उनमें है ना ब्लड ज्यादा, मैंने ये सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे मुट्ठी करेंगे ना, आपको ये दिखेगा रेड कलर का, समझ रहे, ये दिखता है। मुझे पता नहीं इसके पीछे का साइंस, मेरी मम्मी बोलती थी इसलिए मैंने चिप दिया। देखिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग हमारे बॉडी के अंदर 4 से 4.5 लीटर तक ब्लड होता है, लड़कियों में 3 लीटर तक होता है, मतलब 1 या 1.5 लीटर कम होता है, ठीक है। ये ब्लड सेल्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा नहीं है ना कि जो सेल्स हमारे होते हैं आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, वो सेल भी बनते हैं और मरते हैं। जो पुराने होंगे मर जाएंगे, फिर उनके जगह नए नए सेल बनते जाते हैं। ये नहीं कि 4 से 4.5 लीटर खून हो रहा है तो हमेशा काम हो, वो जैसे जैसे पुराना होगा डेड होगा, उसके बदले में उसका जो भी सप्लाई पूरी होती रहती है, बोन मैरो में वो ब्लड सेल बनते रहते हैं हमारे, ठीक है। तो सप्लाई वहां पर हमेशा पहुंचते रहती है इस तरह। जी, जब वो ब्लड देने जाते हैं तो वेट क्यों नापा जाता है? बोले मोटे लोग ब्लड नहीं, वेट इसलिए नापा जाता है कि अंडर वेट कोई ना हो, अंडर वेट नहीं, एक्सेस वेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडर वेट नहीं होना चाहिए। अंडर वेट में बता रहा हूँ ना, क्योंकि ब्लड के हिसाब से ब्लड भी बेटा एक तरह का वेट है। अगर 4.5 लीटर आपके अंदर खून है तो 4.5 किलो वजन भी है आपका। सर ब्लड को लीटर में क्यों नहीं नापा जाता, ग्राम में क्यों नापा जाता है? हाँ, मैं आपको इसका तो साइंस ऐसा तो पता नहीं, लेकिन जहां तक मेरा कॉमन सेंस का था, मैं कॉमन सेंस के हिसाब से इसका जवाब दे सकता हूँ। एक्चुअली इसका टेक्निकल क्वेश्चन का टेक्निकल जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर और मैंने कोई बायोलॉजी तो पढ़ी नहीं है उतनी हाँ कंटिन्यू, कौन सा, सही बात है। ग्राम में इसलिए बेटा उसको मेजर करते हैं क्योंकि ब्लड के अंदर है ना बहुत सारे कंपोनेंट, ब्लड केवल लिक्विड नहीं है। आपको लगता है कि ब्लड हमारा केवल लिक्विड है, लेकिन ब्लड के अंदर ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को उसके लिए जरूरत होती है ब्लड, इसलिए उसको ग्राम में, क्योंकि उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनका भी अपना वेट है। जैसे कि अब हीमोग्लोबिन है आपका, हीमोग्लोबिन बनता है किसका है, मानसो जल्दी बताओ, बोलिए बेटे जल्दी बोल, जवाब दे। हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो किस चीज का बना होता है, ब्रेन का, पागल हो तुम लोग, सब पढ़ा रखा है तुम लोगों को, मुस्कान तो बाद में आई थी। एनीबॉडी, बेटा आयरन का ना बताया था ना आपको, आयरन कंटेन होता है उसमें, हीमोग्लोबिन आयरन का बना होता है, इसीलिए तो बेटा हम लोग पालक खाते हैं, अनार का जूस पीते हैं, क्योंकि उसमें आयरन होता है ज्यादा। सर हमें स्कूल में आयरन की गोलियां दी जाती है। हाँ बिल्कुल, आयरन की गोलियां इसीलिए होती है ताकि है ना ब्लड फॉर्मेशन अच्छा हो, तो उसको जरूरत ज्यादा, ठीक है। तो आयरन होता है और आयरन का बेटा अपना वेट होता है, इसलिए हम लोग ब्लड को ग्राम में करते हैं, क्योंकि मेन कंपोनेंट हमारे ब्लड में वो हीमोग्लोबिन ही होता है। जी बोलिए। ऐसे भी बोला जाता है कि जैसे सिल्वर की परत चढ़ाकर कुछ खाने के जाते हैं गोल्ड की, तो वो अच्छा होता है। तो सिल्वर की परत वाली नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे तो नहीं लगता कुछ। एक्चुअली बेटा वो सिल्वर की परत नहीं होती, मैं आपको बता दूं। तो बेटा ऐसे पागल होते हैं, खा जाते हैं। गोल्ड का फायदा है, एक्चुअली मैं यहाँ वो बताना नहीं चाहता, बस ठीक है, आप गूगल पढ़ना, नहीं बता सकता, बस बात खत्म। गोल्ड का कुछ फायदा है, गोल्ड लेकिन एक कंटेंट में अगर कोई
गोल्ड लेता है तो उसका फायदा है, और गोल्ड का हमारे बॉडी में क्या फायदा है आप लोग गूगल पे देख लीजिएगा, चाहे इधर तो कर ही सकते हैं। सिल्वर का तो बॉडी में कोई यूज नहीं है, कहीं भी नहीं मैंने पढ़ा किसी भी तरह से सिल्वर का कोई यूज नहीं है। और जो भी स्वीट्स आप लोग खाते हैं, बर्फी उर्फी खाते हैं ना, जो हम लोग कहते हैं कि तो बेटा एल्युमिनियम का फॉइल पेपर होता है, बहुत पतला। हो सकता है, नहीं मैं ये नहीं करा, नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेरे को उसका आइडिया नहीं है। गोल्ड कंटेंट दूध में उबाल करके भी स्वर्ण भस्म, जैसे ये आयुर्वेद में बेटा मोस्टली होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मिनरल्स की जरूरत होती है, तो गोल्ड का स्वर्ण भस्म अब आयुर्वेद में उसका कहाँ यूज है मैं आपको बताने नहीं चाहता, आप लोग देख लेना, जिस बच्चों को इंटरेस्ट होगा अपना देख लेना गूगल। चले आगे चलते हैं, 13 मिनट है, देखते हैं क्या हम लोग चमत्कार कर पाएंगे। अभी भी एपिथेलियल टिश्यू पे ही है। अब यार मैं क्या कहूँ, कोई क्वेश्चन पुट करेगा तो देखो मेरे को तो बताना। अरे 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 कितनी जल्दी होगी ना माना आपको, अब हमें बिल्कुल जल्दी नहीं है, चलो। वैक्सीन लगवा के 3 दिन डॉक्टर ने आराम के लिए कहा था, 2 दिन आराम करके आपको पढ़ाना है, कम है बस बेटे। ये तो बात आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल लेंगे बेटा, हर दिन लेंगे, सोमवार से क्यों नहीं लेंगे। आराम करने के चक्कर में 2 दिन है ना, मैंने आराम करने के चक्कर मेरे सर में बड़क हो गया, दिमाग खराब हो गया, मतलब चक्कर है, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे जाके बैठ के बच्चों को पढ़ाएंगे, घर पे नहीं रह सकते, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, नहीं हो पाता यार, अरेस्ट नहीं होता। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, मंडे चेक कर देना, कम से कम मिल तो जाएंगे मंडे को 3 हफ्ते बाद। चेक मिल जाएगा बेटा, मैंने मोस्टली चेक कर भी रखा है। देखिए सर है कितना बच्चे आप मोस्टली चेक कर रहे हैं? ठीक है, देखते हैं, देखिए अब शांति बनाए रखिए, अब क्वेश्चन मत करिए। Epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous series. ये समझ रहे हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज में होते हैं, कोई भी बीच में स्पेस या गैप नहीं होता। आगे, they have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular space. उनके बीच में बेटा वो टाइट इसलिए होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू इसलिए टाइट होती है क्योंकि उस टिश्यू के बीच में जिन सेल्स के जुड़ने से बना होता है, कोई भी टिश्यू सेल के जुड़ने से बनता है। अब 2 सेल जुड़ रहा है, सेल जुड़ रहे हैं, या तो थोड़े अलग अलग होकर के जुड़ेंगे और नहीं तो बिल्कुल टाइटली हो जाएंगे, नजदीक होंगे सेल के बीच में। अगर मान लो सारे सेल्स एक दूसरे के नजदीक होंगे, जैसे कि आप बोर्ड पे देख, मान लीजिए कि टिश्यू का टुकड़ा आप लेंगे, तो ये छोटे छोटे सेल्स हैं, इसके बीच में स्पेस दिख रहा है, इसी को इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। 2 सेल के बीच में जो खाली जगह होती है उसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। अब ये टिश्यू का मान लीजिए हम टुकड़ा लेते हैं, और देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल स्पेस ना हो, लेकिन बहुत ही कम स्पेस हो। सेल के बीच का स्पेस मींस इंटरसेलुलर स्पेस अगर जरूरत से ज्यादा कम हो, बहुत ही कम हो, और वो कहां होता है, एपिथेलियल टिश्यू। उनके बीच में, सेल के बीच में दूसरे सेल टिश्यू के कंपेयरली, दूसरे बॉडी के किसी भी टिश्यू के कंपेयरली जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, उनके सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो कम होता है, इसलिए वो ज्यादा टाइट होता है। ठीक है, कौन एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल सेल से ही बनेगा, और किससे बनेगा, उस टिश्यू का नाम उस सेल के नाम पे ही होता है। एक्चुअली मसल सेल का बना होगा बेटे, मतलब ये मसल सेल का ही है, ठीक है ना, मसल सेल्स का सेल। देखिएगा फिर से बोलिए जल्दी, मसल टिश्यू किसकी बनी है, मसल सेल्स की बेटे, हाँ इसीलिए। Anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज जाती हो या शरीर से बाहर आती हो तो एपिथेलियम
से एक लेयर से क्रॉस जरूर करेगी। एपिथेलियल टिश्यू क्या था, जो हमारे बॉडी के हर ऑर्गन या बॉडी पार्ट को ऊपर से कवर करता था, और इसकी 3 लेयर होती थी, मैंने बताया था, बताई थी ना, याद होगी आपको। तो कम से कम एक लेयर को तो क्रॉस करेगी ही करेगी। कोई भी कैसा भी मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर जाता हो या बॉडी से बाहर आता हो, तो एपिथेलियल टिश्यू के एक लेयर को क्रॉस टिश्यू करना ही पड़ेगा। और क्लियर कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट द permeability of the cells of various epithelia plays an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment and also between different parts of the body. देखिएगा एक वर्ड लिखा होगा, अंडरलाइन करेंगे, एपिथीलिया। और एक चीज और भी है इसमें, कहा गया, प्रिएम्बिलिटी। प्रिएम्बिलिटी क्या होता है ये बता दे। प्रिएम्बिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज कितना अंदर आ सकती है, कितना बाहर आसानी से आ जा सकती है। प्रिएम्बल मेम्ब्रेन बेटा आपको पता है, जो सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है। हर सेल, आप जैसे द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ चैप्टर देखेंगे वीडियो हमारी, तो मतलब आप उस चैप्टर के खुद ही मास्टर हो जाएंगे। आपको कोई पढ़ाएगा कि आप खुद पढ़ लोगे, मैंने अच्छे खासा नॉलेज हो जाएगा। हर सेल के ऊपर से जो एक दीवार होती है जो दूसरे सेल से उसको अलग करती है, उसको प्रिएम्बल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो प्रिएम्बल मेम्ब्रेन क्यों कहा गया, आखिर उस सेल के दीवार को केवल वॉल क्यों नहीं कह दिया गया, प्रिएम्बल मेम्ब्रेन क्यों कहा गया, बताइए क्यों कहा गया। हाँ, प्रिएम्बल का मतलब होता है झिल्ली, एक जालीदार चीज, आर पार कोई चीज आ जा सके। झिल्ली समझते होंगे आप, जैसे चाय की छन्नी है, हम चाय डालते हैं तो लिक्विड नीचे जाएगा और चाय पत्ती ऊपर आ जाएगी, तो इसी तरह टाइप की कोई चीज समझ सकते हैं। तो जो सेल वॉल होता है, सेल का जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है, दीवार होता है, उसको प्रिएम्बल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल के अंदर भी मटेरियल आता है और सेल के अंदर से बाहर चीजें भी जाती है, क्योंकि वो एक जाली के जैसी होती है। तो यहाँ पर प्रिएम्बिलिटी का मतलब है कि ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे मैंने बोला ना, कहाँ गया, कि anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. As a result, the permeability of the cells of various epithelia plays an important role in regulating the exchange of substances. हमारे शरीर से कोई चीज बाहर, पसीना है, पसीना हमारे शरीर से बाहर आता है, हमारा स्किन अब पसीने को बाहर निकालेगा ना, स्वेट को बाहर निकालेगा, ये भी तो एक मटेरियल का एक्सचेंज तो है बाहर की ओर। हमारे बॉडी में जो वाटर कंटेंट होता है, जो पानी होता है, ये हमारे अंदर के बॉडी को का कूलिंग मैकेनिज्म है, ठंडा करने का भी काम करता है। अगर हम ज्यादा गर्मी या धूप में निकलते हैं, जैसे ही आप गर्मी में जाओगे ऑटोमेटिक आपको पसीना आने लगेगा। क्यों, आपको बताइए क्यों निकलता है। हमारे बॉडी का एक 37 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, उससे ज्यादा बॉडी में टेम्परेचर जैसे ही होगा तो हमारा शरीर उसको ठंडा करने की कोशिश करेगा, और नहीं होगा तो वही कंडीशन फीवर कही जाती। करते क्या है हम लोग क्या करते हैं, हमारा बॉडी क्या करता है कि अंदर की गर्माहट को लिक्विड में घोल करके पसीने के रूप में बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है ना। तो वो हमारा पसीना जब बाहर निकलता है तो हमको रिलैक्स फील होता है, निकलना ही है। तो वही हम कह रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बाहर निकलने के लिए एपिथेलियम को क्रॉस करना पड़ेगा। हमारा स्किन किस टिश्यू का बना है, मानसो, हमारा स्किन किस टिश्यू का बना है, एपिथेलियम टिश्यू का। स्वेट, हमारा जो पसीना है बाहर जा रहा है ना, बिल्कुल बाहर जा रहा है, तो वो क्रॉस कर नहीं रहा क्या, इसको कर रहा है, एपिथेलियम को, लेयर को क्रॉस कर रहा है, तभी तो बाहर जा रहा है। वही मैं कर रहा हूं। तो डिपेंड करता है कि आपका ये जो प्रेम्बिलिटी है, मतलब कि किसी सब्सटेंस का आर पार जाने का जो प्रोसेस होता है वो कितना ज्यादा अच्छा, और उसी के ऊपर एक्सचेंजेज ऑफ मटेरियल होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे काम का नहीं है। अब ये गर्माहट जो बॉडी में है हमको बीमार कर देगी। आपको पता है मल्टी ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर वो बुखार ज्यादा होने लगे। हमारा ब्रेन हेमरेज हो सकता है ज्यादा हीट बॉडी के हो जाने से। मशीन ही तो है बॉडी, अगर ज्यादा हीट हो जाएगा प्रॉब्लम होगी हमें। तो ये काम करता है। आगे देखिएगा,
regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by the extracellular fibrous basement membrane. देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे किसी भी बॉडी ऑर्गन, जैसा बेटा लिवर, किडनी, हार्ट, जो भी है, हमारा पूरा का पूरा ये स्किन है, बॉडी के ऊपर पूरा स्किन, ये 3 लेयर होती है और हर एपिथेलियल लेयर 1 2 3 तीनों का तीनों एक दूसरे से अलग अलग होती है। और जो इन 3 एपिथेलियल को अलग, एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है, हमारे बॉडी के एक पार्ट को, एक ऑर्गन को दूसरे से अलग करता है। और एपिथेलियल जहां भी कवरिंग करेगा वहां 3 लेयर पे कवर करेगा, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर। मान लीजिए आपका लीवर है, 1 2 और 3 कोटिंग उसके ऊपर परत एपिथेलियम टिश्यू की। तो अब अगर 3 लेयर एपिथेलियम टिश्यू है तो पहली लेयर जो एपिथेलियम है उसके ऊपर जब दूसरी है तो दूसरी और पहली के बीच में, एपिथेलियम के बीच में जो मटेरियल भरा होता है, दूसरी और तीसरी के बीच में जो भरा होता है, वो तीनों के तीनों लेयर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। और वो किसके कारण होता है, उसको बेटा फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। 3 तरह की एपिथेलियल टिश्यू होती है, किसी भी चीज को कवर करने के लिए 3 होगी, और तीनों 1 2 3 तीनों एक दूसरे से जिस चीज से अलग होती है, एपिथेलियल टिश्यू जिससे अलग होती है, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे देखते हैं। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। अब जो अलग अलग एपिथेलिया भी अलग अलग होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट, वो भी अलग अलग होती है ताकि अलग अलग तरह का काम कर सके। अब भाई एपिथेलिया मैंने बताया, जहां तक हमने भी पढ़ा है कि एपिथेलिया का एक ही काम है, सेपरेट करना और प्रोटेक्ट करना, बचाना। तो और ये क्या काम करेगी, क्यों स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और lung alveoli, where transportation of substance occur through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium. This is called the simple squamous epithelium. Squama भी कहते हैं इसको। Squama means scale, एक सेकेंड, ऑफ स्केल। Simple squamous epithelium cell are extremely thin and flat and form a delicate lining. The oesophagus, oesophagus तो समझते होंगे आप लोग, ये हमारी फूड पाइप जो होती है, जो खाने की नली होती है। The oesophagus and the lining of the mouth are also covered with squamous epithelium. एपिथेलियम टिश्यू जो होती है उसका एक टाइप होता है बेटा स्क्वेमस। ठीक है, उसका एक टाइप क्या होता है, कहां गया भाई, स्क्वेमोस, SQUAMOUS। ये जो एपिथेलियम का टाइप होता है, एपिथेलियम टिश्यू का जो ये टाइप होता है, वो कहां होता है, लंग्स के अंदर होता है। लंग्स एल्वेली जो आपने बताया, पूछा था, उसके अंदर होता है। और साथ ही साथ ये हमारे माउथ की लाइनिंग के पास होता है। ये बहुत ही ज्यादा पतला होता है और फ्लैट होता है, फ्लैट। अब देखिए क्या होता है, ओएसोफेगस के अंदर भी होता है ये। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी, ये मैंने किसकी बताया बेटा, ओएसोफेगस जो फूड पाइप है, वो एपिथेलियम के जिस टिश्यू की बनी होती है उस टाइप को स्क्वेमस एपिथेलियम कहा जाता है, उस सेल से बनी होती है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से वो एपिथेलियम टिश्यू बनी होती है जो हमारा ओएसोफेगस बनाता है। हमारी लंग्स की जो लंग्स एल्वेली है, लंग्स क्या करती है, लंग्स के कंपार्टमेंट भी अलग अलग होते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया, जो हमारी वेन्स हमारे राइट में, हमारे
ये बताना पड़ेगा राइट और लेफ्ट लंग क्या काम करते हैं, तो अपनी समझ पाएंगे। हमारा जो राइट लंग होता है वो क्या करता है कि हमारी वेन्स है ना राइट लंग्स के पास कनेक्ट होती है। वेन्स वेन्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ऊपर लेकर के आती है, और वो यहां पर जाती है ना, तो वो उससे क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को, इंप्योरिटीज को निकाल देता है और केवल प्योर ब्लड को राइट लंग्स के थ्रू राइट लंग्स को भेजता है। राइट लंग में क्या होता है, केवल ऑक्सीजन सीक्रेट होता है, मतलब ऑक्सीजन स्टोर करके रखते हैं, और वो ऑक्सीजन उस ब्लड के साथ मिक्सअप कर देते हैं और फिर वही ब्लड नीचे जाता है। ऐसा नहीं है ना कि जो मान लीजिए कि ब्लड यहाँ पर हमारे लंग्स के पास आया वेन्स के थ्रू, वो फिर ब्लड भी बाहर चला गया, फिर हर दिन 2 लीटर ब्लड बन जाएगा। वही ब्लड प्रोसेस होके घूम रहा है ना, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है। तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड था जिस ब्लड में, जो वेन्स के थ्रू पास हो रहा था, वो हमारे राइट लंग में आया। राइट लंग ने उसको क्या कहते हैं, फिल्टर करके सीधे बाईपास करके बाहर निकाल दिया CO2 को, और वो जो ब्लड जिसमें अब कुछ भी नहीं है वो हमारे लेफ्ट लंग्स के पास आया। लेफ्ट लंग में पहले से ही ऑक्सीजन स्टोर है, और वहां पे ऑक्सीजन मिक्स करके सीधे उसने हार्ट को दे दिया। और हार्ट कैसे ब्लड को सर्कुलेट करता है, जो कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है। तो हाँ, अब हम अगर स्किन की बात करें, हमारा स्किन बॉडी में जो भी हमारी बाहरी आउटर जो भी कवरिंग दिखती है वो स्किन है। सो द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी is also made of squamous epithelium. Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. अब बेटा एक बात आप खुद सोचिए, जो कॉमन सेंस, साइंस में कॉमन सेंस भी लगानी चाहिए। हमारी स्किन रगड़ खा जाए तो फिर चलो ठीक है रे, कोई बात ना, झाड़ दिए, चिट्टी मरी, बच्चों कहते चिट्टी मरी, कोई बात ना, खड़े हो जाए। चिट्टी सच में ही मर जाती है, काम हो जाता है, ओके, हम लोग खड़े हो जाते हैं टनाटन, थोड़ी देर में या 1-2 दिन में छोटी जख्म भी ठीक हो जाता है। लेकिन मैं आपका ओएसोफेगस बाहर निकाल दूं और उसको जमीन पे रगड़ दूं ऐसे, तो बेटा खत्म हो जाएगा, डेलिकेट होता है ना। तो हमारा जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन होता है, अंदरूनी शरीर के हिस्से होते हैं। बेटा तुम कुछ कर भी रहे हो, मैं थोड़ी देर बुलाऊंगा तुमको, 5 मिनट है तुम्हारे पास। पढ़े आपने, कौन क्या पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट? 6-4 हो गए, चिंता मत करो। तो जो बाहर का एक्सटर्नल क्या है, हमारे बॉडी में एक्सटर्नल हमारा स्किन है, तो इसमें ज्यादा लेयर होती है, एपिथेलियल की हमारी स्किन में ज्यादा लेयर होती है, ताकि चोट फोट, वियर एंड टियर मतलब चोट फोट या खरोंच जो होती है, उससे हमारा इंटरनल बॉडी बचा रहता है। और जो एक्सटर्नल बॉडी होती है, जैसे हमारा ये जो कंठ है अंदर का, ये जो माउथ की लाइनिंग है, ओएसोफेगस है, इन सबों के बीच में ऊपर एपिथेलियल की उतनी ज्यादा लेयर नहीं होती। बात समझ में आ रही है आप लोग को, क्लियर है? एपिथेलियल टिश्यू की लेयर कम होती है अंदर वाले बॉडी पार्ट में, बॉडी के अंदर, लेकिन जो लंग्स के पास बहुत पतली होती है, मैंने बताया। जो हमारा ओएसोफेगस मतलब फूड पाइप होता है, हमारा कंठ होता है, जो ये सब पतला होता है, लेकिन स्किन में एपिथेलियल की जो लेयर होती है टिश्यू की ज्यादा होती है, ताकि खरोंच रोग से, चोट फूट से बच सके। समझ में आ रही बात? ये तो आनी चाहिए। आई दीपक? ये वहां नहीं समझ में आएगी बेटे, तुम्हें वहां तो बोलने की हिम्मत ही नहीं है, रट जाओ। आप लोग को और 5 मिनट दे सकते हैं, ठीक है जी। आपने बताया था इंटरनल ऑपरेशन करना पड़ता है, तो वहां अंदर क्लॉट क्यों नहीं होता? हाँ नहीं, मैं नहीं, ब्लड बहेगा किसमें बेटा? ब्लड कभी भी सर्कुलेशन ब्लड पाइप्स में, ब्लड वेसल्स में ही होगा ना। तो अगर ब्लड वो फट गया तो ब्लड तो बाहर निकल रहा है, तो ब्लड हमेशा वो सर्कुलेशन वहीं से पहुंचेगा ना। मेरी बात सुनिए, 2 पाइप है ब्लड वेसल्स, एक ये पाइप है, ये पाइप है। अब अगर इस पाइप से कोई रिसाव हो रहा है, तो ये तो अपने पाइप के थ्रू जाकर के हर सेल तक ही कनेक्टेड है ना, वहां तक जाएगा। ये वहां पे इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है, एक्सेस ब्लीडिंग हो जाना। फटने के बाद हमारी आर्टरी फट गई या कोई अंदर ऐसा चोट लग गया, तो आपको बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, उस चीज को कवर नहीं कर सकता। बोलिए जी। हाँ बेटे, बहुत ज्यादा कमी हो गई, वो आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा। अच्छा आपने तो पूछा ही नहीं क्यों?
ठीक है यारो, इतना ही बेटा आज। और सर मतलब देख इसी वजह से